So, hello guys, welcome to Arch Education. And in previous video, we have discussed the DNA replication initiation. So, I'm going to I'm going to discuss in this video DNA replication elongation. मीन्स कैसे डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड है पेरेंट से जो डॉटर स्ट्रैंड है वो कैसे बनता है और वी कैन से कैसे स्ट्रैंड्स बनते हैं, कैसे रेप्लिकेशन होता है, मीन्स कैसे उसकी कॉपी बनती है, क्या क्या एंजाइम्स है जो कि वर्क करते हैं। जैसे कि हमने एंजाइम्स तो बहुत सारे उसमें ही देख लिए तो फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्कस करेंगे और जो भी जरूरत होगी तो we will see in the detail. So without any further delay, let's get started with the video. So here DNA polymerase catalyze the step-by-step addition of the deoxyribonucleotide units to a growing DNA chain. जैसे कि हम बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन है तो वो डीएनए किससे बना होता है? सिंपली पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो चैन मींस चैन्स होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ट्राइन्यूक्लियोटाइड, इस डिपेंड करता है कि कितनी चैन्स है, एक है दो है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी ट्रिप्लेक्स भी देखी गई है, डुप्लेक्स भी देखी गई है, तो उसमें क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन्स होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड की बात करें अगर हम, तो उसमें तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? जैसे एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, इसके अलावा फास्फेट ग्रुप होता है, इसके अलावा क्या होगा? नाइट्रोजन बेसेस होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं तो वो किससे जुड़े होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फिर इसके बाद ये स्ट्रैंड बनते हैं। स्ट्रैंड बनने के बाद इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या बनता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, मीन्स तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ये सारा काम है वो डीएनए पॉलीमरेज करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनटीपीस को लेके आता है जो भी सेल में होती है। जैसे हम सोल्यूशन में अगर हम इन विट्रो की बात करेंगे तो जो भी हम सोल्यूशन में डीएनटीपीस प्रोवाइड करेंगे ये उनको ऐड करेगा। ठीक है। चैन elongation reaction catalyzed by the DNA polymerase in which the hydroxyl group at the 3' end of the primer attacks the alpha phosphoryl group of incoming nucleoside triphosphate. फ्रेंड्स, ये जो ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं इसमें क्या होता है? अल्फा बीटा गामा, मतलब जो तीनों फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उनको नेम दिया जाता है अल्फा बीटा गामा। सो यहाँ पे जो अटैक होता है वो किसका होता है? 3' एंड ऑफ द प्राइमर अल्फा ग्रुप पे होता है, और जो बीटा होते हैं गामा होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। Living group for the reaction is pyrophosphate, which is composed of the beta and gamma phosphates of the nucleotide subgroup. I already told you. A phosphodiester bond forms with the concomitant release of the pyrophosphate. उसके बाद क्या बनता है? जब ये फॉस्फेट रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है फ्रेंड, तो वो फॉस्फेट ग्रुप बनाता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है? जो ऊपर का जो होता है वो ऊपर का जो राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, उसमें क्या होता है? 3' होता है। और जो नीचे का ग्रुप होता है, नीचे का जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, मींस सपोज वी हैव टेकन द टू डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो जो ऊपर का होगा उसमें क्या होगा? 3', नीचे का जो होगा उसमें क्या होगा? 5', और दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है हाइड्रोलिसिस के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। The nucleoside triphosphate that base pairs with the template strand is highly favored for the addition of the primer strand. Okay, so moving to the next slide. Two divalent metal ions, typical Mg and magnesium and zinc, bound to the DNA polymerase nucleotide addition. यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड? जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? मैग्नीशियम या फिर जिंक की जरूरत होती है। तो क्यों जरूरत होती है मैग्नीशियम और जिंक की? तो ये जो मेटल्स होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं? जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में उनसे क्या करते हैं? स्पेसिफिक एक स्पर्टेट होता है, यहाँ पे क्या होता है? उससे ये इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने पे क्या होता है? जो भी प्रोसेसर होता है, जो भी प्रोसेस होता है उसको क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे टू मेटल आयंस होते हैं, टू मेटल आयंस, मेटल आयन ए एंड पी, और हेल्ड इन प्लेस बाय इंटरेक्शंस विद द टू हाईली कंजर्व्ड एस्पर्टेट रेसिड्यूज। ओके, one metal ion primarily interacts with the 3' OH, resulting in a reduced association between the O and OH. Means जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है। ठीक है।
दिस लीव्स अ न्यूक्लियोफिलिक 3 प्राइम ओ, तो यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो 3 प्राइम ओ न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, जनरेट हो जाते हैं. सेकेंड मेटल आयन इंटरेक्ट विद द बीटा एंड गामा फॉस्फेट्स ऑफ द ट्राइफॉस्फेट्स ऑफ द इनकमिंग डीएनए पीस टू द न्यूट्रलाइज या नेगेटिव चार्ज. और जो सेकेंड मेटल आयन होता है, अगर हम जिंक की बात करें, तो ये जो जीएन पेज में जो बीटा और गामा फॉस्फेट होते हैं उनसे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है. और उनका जो भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्योंकि फास्फोरस पे हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं. ठीक है. After catalysis, the pyrophosphate product is stabilized through the similar interactions in the metal ion. Okay, same here pyrophosphate भी क्या होता है, ऐसे ही catalyze होता है. The subsequent hydrolysis of the pyrophosphate by the pyrophosphatase, a ubiquitous enzyme, helps to drive the polymerization forward. Elongation of DNA chain proceeds in the 5 prime to 3 prime direction. फ्रेंड्स यहाँ पे 5 होगा, सॉरी. सो इट इलोंगेशन ऑलवेज, जब कोई भी रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है. ओके. सो नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है. in this source, actually this diagram total material I have taken from the Pathfinder volume 2nd. So this is the diagram, it is given. यहाँ पे आप देख सकते हो, this is the phosphate group H3PO4, and this is the deoxyribose sugar, and this is the nitrogen bases, that is adenine, thymine, and here cytosine. So you can see here, this is the fifth group, means जो नीचे का जो राइबोस शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, उसका क्या होता है, फिफ्थ ग्रुप. ओके. एंड जो ऊपर का जो होगा वो कैसा होगा, थर्ड प्राइम. थर्ड प्राइम 5 प्राइम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड. बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी हियर दो बॉन्ड बन रहे हैं, एक ओ एंड दिस इज द ओ, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है. दिस इज द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड. ओके. एंड यू कैन सी हियर इंट्रैक्शन, जैसा कि हमने बोला कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं विद द डीएनए और स्पर्टेड रेसिड्यूज. ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन सी here this is the aspartate residue and this is also aspartate residue. So here interaction will be metal ion interaction will be beta as well as the gamma, and here first one is the interaction here, 3 prime O interaction. Okay, so this is the interaction which neutralizes the negative charges of the phosphate of the DNA. Okay, so moving to the next slide. Replication start from the origin of the replication to the terminus and is known as is accompanied by the movement of the replication point called as the replication fork. Means जहां से replication start होता है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि replication start कहाँ से होता है, जो भी ओराइस ये प्रेजेंट होती है वहां से स्टार्ट होता है. ठीक है. जब ये replication स्टार्ट होता है तो वहां पे जो ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, replication fork बोलते हैं. ठीक है. In the case of the bidirectional replication, two replication forks form that move in the opposite direction. If I will talk about the bacteria, or we can say prokaryotes, so here bidirectional replication will occur. So जब bidirectional replication होगा तो क्या होगा, दो opposite fork बनेंगे, और जब दो opposite fork बनेंगे तो दोनों opposite direction में क्या होते हैं, move होते हैं. ओके. मोस्ट डीएनए एप्लीकेशन इज द बाइडायरेक्शनल. जो मोस्टली डीएनए एप्लीकेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइडायरेक्शनल ही होते हैं. ठीक है. The entire 4.6 MB megabase pair Escherichia coli genome is replicated by the two replication fork. In E. coli, the replication fork proceeds at about 1000 base pair per second per fork. Means यहाँ पे जब हम बात करें कि एक सेकेंड में, अगर हम एक फोर्क की बात करें, सिंगल फोर्क की, तो एक सेकेंड में कितने बेस पेयर्स ऐड होते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बनता है, जो जनरेट मीन्स रेप्लिकेशन का जो रेट है वो होता है 1000 बेस पेयर पर सेकेंड पर फोर्क. ठीक है. इन यूकैरियोट्स सेल मूवमेंट इज स्लो, और हमें पता है क्योंकि यूकैरियोट्स में जो प्रोसेस होती है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और जीनोम भी बहुत बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, तो वहां पे जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, 100 बेस पेयर पर सेकेंड पर फोर. दिस इज सो मच कॉम्प्लिकेटेड. Okay, the velocity of the fork movement has been estimated from the size of replication and duration of its replication period. Okay, so moving to the next slide. You can see here this is the replication fork,
and this is the first strand of the DNA, 3 prime to 5 prime. This is the second strand of the DNA, that is 5 prime to 3 prime. So when it is moving towards the fork, means this is the fork, so it is moving towards the fork, this is leading strand, and it is moving towards the fork, so it is leading strand, and this is moving the opposite to fork, so it is lagging strand, it is also lagging strand. So friends, these are the strands of the DNA, and leading strand, we know this is the continuously synthesized, and lagging strand is the discontinuous synthesis. Why lagging strand is the discontinuous synthesis? Because RNA polymerase always do work in 5 prime to 3 prime direction. That's why we have to do lagging strand, and it is discontinuous synthesis. Okay, this is the diagram which I've taken Pathfinder. So moving to the next slide. At each growing replication fork, one strand called the leading strand is synthesized continuously from the single primer on a leading strand template and grows in the 5 prime to 3 prime direction. जैसा कि मैंने कहा, जो स्ट्रैंड 4 की साइड मूव करता है वो कैसा होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा, और जो स्ट्रैंड मूव 4 के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और वी कैन से दैट इज द लैगिंग स्टैंड. और लैगिंग स्टैंड इसलिए बोलते हैं इसको, लैग मींस, लैग वर्ड से मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिले हो जाना. तो ये डिले क्यों हो जाता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है. ठीक है, जब इसकी डायरेक्शन है वर्क करने की 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो अब हमें अपोजिट, इस डायरेक्शन के अपोजिट में मूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार प्राइमर ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया हुआ है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो छोटे 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 से दिख रहा है आपको, यहाँ पे डार्क डार्क रीजन दिख रहा है, ये दिस इज द डार्क रीजन, दिस इज द डार्क, दिस इज द डार्क रीजन. तो ये क्या है, यहाँ पे प्राइमर्स है. प्राइमर्स आएगा और उसके बाद क्या आएगा, प्राइमर्स बनाएगा. प्राइमर्स बनाने के बाद ये क्या होता है, लीडिंग और लैग, फिर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है. ठीक है, सो दिस इज द about the replication. The growth of the leading strand proceeds in the same direction as the movement of the replication. Leading strand की जो synthesis होती है वो same direction में होती है, जिस तरफ replication move कर रहा होता है, तो उसमें कोई ज्यादा efforts नहीं है. एक बार प्राइमर लगेगा, एक बार प्राइमर्स बनेगा, और उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर देगा. ठीक है. Synthesis of the lagging strand is more complicated because DNA polymerase can add nucleotides only to the 3 prime to 3 prime end of the primer or growing DNA strand. जैसा कि हमने बात की कि उसकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स क्या होती है, 5 prime to 3 prime end होती है. Leading strand synthesis can start as soon as the double strand DNA is denatured and template is exposed, but the synthesis of the lagging strand must be wait for the moment of the replication fork to expose a substantial length of the template before it can be replicated. कहने का मतलब क्या है कि लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि इसमें बार बार प्राइमर ऐड होता है, और जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो अब एक बार प्राइमर ऐड होने के बाद उसकी सिंथेसिस जो होती है वो कंटिन्यूअसली बनती रहती है, मीन्स कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है. जो after 1000 to 2000 nucleotides of the leading strand have been replicated, the first round of the lagging strand synthesis can begin. Means जब leading strand के 1000 से लेकर के 2000 means इसके बीच में कोई रेंज हो सकती है, जब इतने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड leading strand के सिंथेसाइज हो जाते हैं, उसके बाद जो होता है वो lagging strand को फर्स्ट राउंड क्या होता है, स्टार्ट होता है. ठीक है, और चूंकि फर्स्ट राउंड उसके बाद स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग लैगिंग स्ट्रैंड. ओके, as compared to leading strand, it is synthesized discontinuously from the multiple primer short pieces of the DNA called as the Okazaki fragments. क्योंकि सिंस बार बार क्या हो रहा है, बार बार प्राइमर ऐड होगा, तो बार बार जब प्राइमर ऐड होगा तो छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे. इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स. See, here also it is written as that this is the 5 prime to 3 prime direction. This is the 3 prime to 5 prime direction strand, and this is the parental strand. You can see here this is the leading strand. एक बार प्राइमर ऐड हुआ, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम करना स्टार्ट किया, इसने डीएनटीपीस ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद इसकी सिंथेसिस जो होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होती है. यू कैन सी हियर ऑल द प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन. सी, elongation. DNA B already I have told these all the names already told in the DNA replication initiation.
DNA B is the helicase, DNA C is the primase which form the primer. So, and both in the combination we can call it primosome or we can say it is a primosome complex. And SSP is the single stranded binding protein which holds the single strand DNA so that it cannot re-anneal. Okay, and this is whole procedure and this is whole structure is called as the replication fork. Here you can see here it is DNA polymerase third. Okay. So size of the Okazaki fragments 1000 to 2000 nucleotides in the bacterial cells and 100 to the 200 nucleotides in the eukaryotic cells. ठीक है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट का जो साइज होता है वो कितना होता है 1000 से लेकर के 2000 न्यूक्लियोटाइड्स तक हो सकता है. इसके अलावा हम यूकैरियोट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो क्या होगा वहां पे 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स होता है. ठीक है. Mode of replication in which one strand is synthesized continuously while the other is synthesized known as the semi-discontinuous replication. ठीक है. Shortly after being synthesized, Okazaki fragments are covalently joined together to generate intact strands of the new DNA. Means जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली उनको बाद में ज्वाइन भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए एक एंजाइम होता है दैट इज डीएनए लाइगेज व्हिच joins the Okazaki fragments. Okazaki fragments are therefore transient intermediates in the DNA replication. Each leading strand requires a single RNA primer. जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, जो लीडिंग स्ट्रैंड होगा उसमें एक बार प्राइमर ऐड हो जाएगा और एक बार प्राइमर बनने के बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कंटिन्यूअसली करते रहता है जब तक कि फिनिशिंग नहीं हो जाती. ठीक है. Synthesis of the lagging strand requires many of Okazaki fragments, or we can say many of the primers. Hence, the discontinuous synthesis of the lagging strand means that new primer are needed for each Okazaki fragments. Okay, so moving on the next slide. At the replication fork, the leading and lagging strands are synthesized simultaneously. ठीक है. During replication at the replication fork, DNA polymerase present as a hollow enzyme complex. We will discuss the DNA polymerase third enzyme because it is very important enzyme, and actually it has the 10 units total. So I will discuss in the next video detail because it's so many units and it's so many beta clamp, everything clamp loader again, so many things are there. So it is called as the hollow enzyme. Okay. DNA Paul third hollow enzyme contains 2 copies of catalytic core, 2 copies of the sliding clamps, 1 copy of the sliding clamp loader, that is gamma complex. Gamma complex bridges 2 Paul third catalytic core and 2 TOS subunits. Okay. Although it has traditionally been thought that there are only 2 DNA polymerase third catalytic cores within the DNA Paul third hollow enzyme, recent studies support the presence of the third DNA Paul third catalytic core. Moving to the next slide, the primase which remains associated with the DNP helicase in the primosome makes an RNA primer which is then extended by the DNA polymerase third. Means DNA जो B होता है वो क्या होता है हेलिकेज होता है, प्राइमोसोम में क्या होता है डीएनए बी होता है. जैसे कि आपने देखा होगा अगर आपको याद होगा स्ट्रक्चर, सो यू कैन सी हियर यहाँ पे क्या है डीएनए बी क्या हेलिकेज है और डीएनए जी क्या प्राइमेज है. तो ये प्राइमेज जो होता है वो क्या कहलाता है प्राइमर बनाता है और उसके बाद जो होता है डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट करता है. ठीक है. So the combination of all of the protein that functions in the replication fork, it is referred to as the replication. जब बहुत सारे प्रोटीन सारे के सारे प्रोटीन्स अपना काम करते हैं उसके बाद जो सारे प्रोटीन्स को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं replication. It consists of the DNA polymerase third hollow enzyme complex associated proteins like primase, helicase necessary for the replication function. This all it is combined and it is called as replication. Okay. As each Okazaki fragment's formation completes, the RNA primer of the previous fragment is removed by the 5' to 3' exonuclease activity by the DNA polymerase first. जब यहाँ पे सारे Okazaki fragments बन जाते हैं तो हमें RNA primer को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें प्राइमर की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो चुकी है. तो हम क्या करेंगे प्राइमर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे कौन आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फर्स्ट आता है जिसमें क्या होती है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है तो वो उसको क्या कर देता है वहां से रिमूव कर देता है. ठीक है.
Removal of the RNA primer leaves a gap in the double-stranded DNA. Enzyme DNA polymerase first also fills the gaps between the lagging strand fragments, which then ligated together by the DNA ligase. ठीक है, अब जब हमने आरएनए प्राइमर को हटाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएंगे, गैप हो जाएंगे, क्योंकि आरएनए प्राइमर क्या था, सीक्वेंस ही तो था। जब हम सीक्वेंसेस को हटा लेंगे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, वहां पे गैप्स क्रिएट हो जाएंगे। जब वहां पे गैप्स क्रिएट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें वहां पे गैप फिलर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे बुलाते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को, उसमें क्या होती है, गैप फिलर्स की एक्टिविटी होती है। मीन्स वो क्या करेगा, डीएनटीपीस को ये भी ऐड करेगा। तो फिर हम बात करें कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्यों नहीं यूज करते। ऐसा नहीं, हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट ये और डीएनए पॉलीमरेज को हम जब वहां पे यूज ही कर रहे हैं मेनली, तो हम यहाँ पे किसको यूज कर सकते हैं, डीएनए पॉल फर्स्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीएनए पॉल फर्स्ट को यूज करते हैं, वो गैप फिल करते हैं। इसके बाद हम किसको बुलाएंगे, लाइगेज को। लाइगेज को बुलाएंगे कि हेलो, अब सारा काम हो चुका है, आप आइए और इस स्ट्रैंड को, ये जो ओका जाके फ्रेगमेंट्स है, आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, जिससे कि जो इसकी सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाए। ठीक है, enzyme DNA ligase catalyze the formation of the phosphodiester bond between the 3' OH group at the end of the DNA fragments, and we can say here कि जो एंजाइम होता है DNA ligase वो क्या बनाता है, अल्टीमेटली 5' टू मीन्स क्या बनाता है, 3' OH के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इन यूकैरियोट्स एंड आर्की एटीपी इज द एनर्जी सोर्स। यहाँ पे जब एंजाइम दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, तो ये किसका यूज करता है, ये बोलते हैं मैं फ्री पे काम नहीं करता, फिर मैं किस पे काम करूंगा, एटीपी चाहिए मेरे को। तो हम इसको क्या देते हैं, प्रोवाइड करते हैं एटीपी, और फिर ये अपना काम करते हैं ज्वाइन करने का। ठीक है, इन यू बैक्टीरिया सच एज द ई कोलाई NAD plus typically plays a role ATP and NAD function as a somewhere acting by the NAD and somewhere acting by the ATP, so it depends on the कि हम क्या यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया पे कर रहे हैं या फिर एनिमल्स। As in the E. coli, completion on lagging strand synthesis requires the removal of RNA primer from each Okazaki fragments. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइमर रिमूव किया। There appears to be no eukaryotic DNA polymerase with the 5' to 3' exonuclease activity, so process different from the bacterial cells. Friends, आपको बता दें कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वहां पे क्या होता है, डीएनए पॉल फर्स्ट प्रेजेंट नहीं होता। अब जब डीएनए पॉल फर्स्ट प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो उसकी एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, वो कौन करेगा। ठीक है, जो बाकी प्रोसीजर है ऑलमोस्ट वो क्या है, सेम है, बट यहाँ पे जो होता है वो डीएनए पॉल फर्स्ट प्रेजेंट नहीं होता है, एक्सो क्योंकि डीएनए पॉल थर्ड में एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी होती नहीं है। सो डीएनए पॉल जो होता है फर्स्ट प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम किसको यहाँ पे थोड़ा एक डिफरेंट एंजाइम का यूज करते हैं, और वो हम देखेंगे। In eukaryotes, most of the RNA component of the primer is removed by the RNase H. यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूकैरियोट्स में हम RNA प्राइमर को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज RNase H, which can degrade the RNA part of the base paired RNA DNA hybrid. क्योंकि जो प्राइमर जहाँ पे अटैच हो रहा था डीएनए स्ट्रैंड से, तो उसको अगर देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, आरएनए डीएनए हाइब्रिड ही तो बोलेंगे। तो आरएनए को डिग्रेड करतेगा कौन, आरएनएज एच। हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में कौन डिग्रेड करता है, कौन निकालता है, डीएनए पॉल फर्स्ट क्या कर देता है, उसको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू रिमूव कर देता है। बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो कौन हटाएगा, आरएनएज एच, which can degrade the RNA part of the base paired RNA-DNA hybrid, but cannot cleave the phosphodiester bond between the last ribonucleotide and the first deoxyribonucleotide. ठीक है, अब ये क्या करेगा, आरएनए, ये जो आरएनए एच है, ये क्या करेगा, मतलब आरएनए पार्ट को तो डिग्रेड कर देगा, लेकिन क्या ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ पाएगा क्या, नहीं, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं तोड़ पाता। तो जो मतलब जो लास्ट जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा वो कहाँ जाएगा फिर, सो लास्ट रिबोन्यूक्लियोटाइड रिमूव्ड बाय द FEN1। ठीक है, removed by the flap endonuclease 1, that is FEN1. This model is known as the RNase model, and an alternative model called as the flap model and for the removal of the primer has been described in the figure. Next slide में हम फिगर देखने वाले हैं क्या है एक्चुअली में। ठीक है, synthesis of an Okazaki fragment displaces RNA primer of the preceding fragment form of the flap. So here you can see the diagram
मीन्स हम क्या करें, हम यहाँ पे सिर्फ क्या देख रहे हैं, यूकैरियोट्स का आरएनएस मॉडल देख रहे हैं, फ्लैप मॉडल देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में डीएनए पॉल फर्स्ट नहीं होता है, तो प्राइमर रिमूव करने के लिए कौन आता है, तो यहाँ पे दो मॉडल्स एक्सेप्ट किए गए हैं जो कि माने जाते हैं कि यहाँ पे क्या करेगा, आरएनएस एच आएगा, प्राइमर को रिमूव करेगा कहाँ तक, लास्ट न्यूक्लियोटाइड तक, अप टू लास्ट न्यूक्लियोटाइड, बट लास्ट न्यूक्लियोटाइड रिमूव नहीं करेगा क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, Fe1, फिर इसके बाद Fe1 आएगा, फेन 1 फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, ये क्या करेगा, लास्ट न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, लाइकेस आएगा, लाइकेस दोनों को क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। और हमें पता है लाइकेस, क्योंकि ये जो Fe1 है ये क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर को बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तभी तो लास्ट जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है वो हटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आरएनएस मॉडल के हेल्प से हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो मॉडल है वो फ्लैप मॉडल कहते हैं उसको। फ्लैप होने का मतलब क्या होता है, जस्ट हट जाना, फ्लैंकिंग रीजन। तो सिंथेसिस ऑफ an Okazaki fragment replaces the RNA primer of the preceding fragment in the form of the flap, means हट जाए। Fe1 कट्स, तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्रेम एंडोन्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे कट कर देगा। कट करने के बाद ये जब कट लगाएगा तो ये प्राइमर का अपने आप रिमूव हो जाता है, और फिर सेम प्रोसीजर होगा, डीएनए लाइगेज आके इन दोनों को ज्वाइन कर देगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। ठीक है, moving to the next slide. As the strand of the DNA was separated at the replication fork due to DNA helicase, the double-stranded DNA in front of fork becomes increasingly positively supercoiled. सपोज ऐसा करो, क्योंकि कंटिन्यूसली सिंथेसिस हो रही है, जब हम किसी भी रस्सी को पहले से फोल्ड होती है और उसको हम तुरंत मीन्स स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें क्या होगी, तुम जिस जिस पार्ट पे पकड़े हो वहां तो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पीछे का जो पार्ट होगा, वो उसमें क्या होगी, सुपर क्वालिंग हो जाएगी, मीन बहुत बुरी तरीके से उलझ जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, डीएनए में भी ऐसा ही कुछ होता है। आगे का पोर्शन तो क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन चल रहा है, डीएनए की एक्सटेंशन हो रही है, मतलब डीएनटीपीस ऐड हो रहे हैं, लाइगेज काम करे, सारे एंजाइम्स अपने आप काम कर रहे हैं, बट पीछे साइड पे क्या होगा, बहुत ज्यादा सुपर क्वालिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई ना कोई पकड़ने वाला होना चाहिए, या फिर उस सुपर क्वालिंग को रिमूव करने वाला होना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टोपोआइसोमरेज फोर्थ, ओके, एंड इन यूकैरियोट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए गायरेज। ठीक है, if there were no mechanism to relieve the accumulation of these supercoils, the replication fork bound halt, means would halt, means क्या होगा कि अगर सपोज अगर इन सुपर क्वाइल्स को रिमूव करने वाला कोई भी एंजाइम नहीं है, तो रेप्लिकेशन जो होगा एक टाइम आने के बाद क्या हो जाएगा, halt हो जाएगा, मीन्स स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को स्टॉप ना होने के लिए एंजाइम topoisomerase are required to relieve the positive supercoiling that arises from the DNA unwinding। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज टोपोआइसोमरेज। मेनली आपको बता दें टोपोआइसोमरेज फोर्थ ही यूज होता है। ठीक है, इन ई कोलाई दिस टिपिकल फुलफिल्ड बाय द डीएनए गायरेज। ये जो टोपोआइसोमरेज ये किसमें यूज होता है, यूकैरियोट्स में, बट अगर हम ई कोलाई की बात करें तो यहाँ पे बोलते हैं इसको डीएनए गायरेज। By contrast, eukaryotes rely primarily on the topo first B for the relaxation of the positive supercoils. DNA gyrase is the first type, second topoisomerase, discovered by the Martin Gellert from the E. coli. It is present in the prokaryotes and some eukaryotes such as the Plasmodium falciparum. DNA gyrase has the ability to remove the positive supercoiling and introduce the negative supercoiling into the DNA using free energy from the ATP hydrolysis. इट इज टेट्रामर ऑफ द टू डिफरेंट सब यूनिट्स। ये टेट्रामर होता है, जो डीएनए गायरेज होता है वो कैसा होता है, टेट्रामर होता है। यहाँ पे दो डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, गायर बी एंड गायरेज ए एंड गायरेज बी। ठीक है, इन दोनों में भी अलग अलग इंट्रैक्शंस होते हैं। इसके अलावा डीएनए गायरेज इज इनहिबिटेड बाय द क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स। मींस अगर डीएनए गायरेज की एक्टिविटी को हमें इनहिबिट करना है तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, एक एंटीबायोटिक है क्विनोलोन, उसको अगर हम ऐड करेंगे सच एज द nalidixic acid and their fluorinated derivatives such as the norfloxacin and ciprofloxacin, which bind to the gyrase A protein. Novabiocin also inhibits the gyrase by binding to the gyrase B protein and preventing it from the binding ATA. Okay, so friends, this is the all about the in an application elongation. So I think this video is very helpful for you. So this is all I have discussed, and in next video I will discuss about the DNA replication termination. So thank you guys, thank you so much.